आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करते हैं डिस्पर्सन का ही चैप्टर बेटा अपना चल रहा था। डिस्पर्सन का चैप्टर अपना चल रहा था चैप्टर से, और जिसके अंदर हमने 2-3 फॉर्मूले बेटा पढ़े थे। डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस का एक बेटा हमने डेल्टा ऑफ मिनिमम का चैप्टर पढ़ा था, जिसको बेटा हमने पढ़ा था 2I माइनस का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और एक बेटा आपको याद हो तो मैंने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 और साइन ए बटा 2। और मिनिमम कंडीशन 2 बताई थी कि I1 I2 बराबर होगा I के, और R1 बराबर R2 ये बराबर होगा R के। ये आपके पास सिचुएशन बताई थी बेटा। ये कंडीशन होती है मिनिमम कंडीशन। और एक थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला कराया था बेटा, और वो फॉर्मूला आपको कराया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। एक सिचुएशन आपको ये करवाई थी कि डेल्टा की अगर वैल्यू निकालते हैं बेटा आप, तो डेल्टा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी म्यू माइनस 1 इंटू। ठीक है, ये होता है आपके पास डिस्पर्सन के लिए फॉर्मूले हमने पढ़े। आज हम इससे आगे बात करते हैं, और वो अपने पास क्रम आती है, बिल्कुल छोटे सा चैप्टर है, ये खत्म ही समझो। इसके बस क्वेश्चन और कराने हैं और 2-4 बातें आपको और बतानी है इसमें। तो सबसे पहले इसमें बेटा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पढ़ेंगे रियल में डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रियल में अगर बात करें तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो मैंने लिखा था फिनोमेना ऑफ splitting of a white light into 7 colors when pass through a prism। ये कहता है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में बटना जब किसी प्रिज्म से पास होती है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जिसमें बेटा हमने ये पढ़ा था, ये बेटा हमने प्रिज्म लिया था, इसमें से कोई व्हाइट लाइट पास कराते हैं, व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जब इससे पास होती है तो 7 कलर में बटती है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको आप बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते थे विबिगोर के नाम से, GYO। ठीक है, VIBGY और R। जब किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो बेटा वो 7 कलर में बटती है, और ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जिसमें V होता है बेटा वॉयलेट, I होता है इंडिगो, B होता है बेटा ब्लू, G होता है बेटा ग्रीन, Y होता है येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की पढ़ते थे। सबसे मिनिमम वेवलेंथ बेटा वॉयलेट की पढ़ते थे, वॉयलेट की पढ़ते थे। दूसरे नंबर पे सबसे मैक्सिमम डेविएशन 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा कौन सा कलर मुड़ता है? वॉयलेट मुड़ता है। और सबसे मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का, रेड कलर का। ये बातें हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे कि सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है बेटा वो रेड कलर की होती है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ है वॉयलेट की होती है, सबसे मैक्सिमम डेविएशन है वॉयलेट का होता है, और सबसे मिनिमम डेविएशन है बेटा वो रेड कलर का होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू A प्लस
बी बटा लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी बटा लैम्बडा की पावर 4। आपसे पूछ लिए ये क्या है, तो बेटा एक साइंटिस्ट था कोची फॉर्मूला, कोची फॉर्मूला के नाम से, कोची नाम का एक साइंटिस्ट था, और उसने एक रिलेशन दी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा लैम्बडा स्क्वायर सी बटा लैम्बडा की पावर 4, ऐसे आगे लिखोगे डी बटा लैम्बडा की पावर 6, आगे लगोगे ई बटा लैम्बडा की पावर 8, ऐसे चला जाएगा। तो इसने एक बात बताई कि म्यू है मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए अगर डिफरेंट होता है तो एक रिलेशन तो ये निकल के आई कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, पहली चीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है बेटा, बेटा माइक ऑफ रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपके पास बेटा वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। और इस रिलेशन को बेटा जाना जाता है कोची रिलेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कोची रिलेशन। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था कल, डेल्टा जो होता है, जैसे थिन प्रिज्म की बात करें तो म्यू माइनस 1 और इनटू क्या होता है ए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इस चीज से क्या देखने को मिला कि डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्बडा। तो लैम्बडा की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, तो लैम्बडा देखो सबसे कम वॉयलेट की होती है, वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किस कलर का होगा बेटा, वॉयलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करें, क्योंकि याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ सबसे कम होगी बेटा वॉयलेट की, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा सबसे ज्यादा उसका एंगल ऑफ डाइवेशन भी सबसे ज्यादा। इसलिए मैक्सिमम डाइवेशन कौन से कलर का होता है बेटा, वॉयलेट का। बोलो किसका होता है, वॉयलेट का, ठीक है। दूसरे में जैसे हम रेड की बात करें तो रेड में क्या होता है, वेवलेंथ सबसे कम होती है रेड कलर की। अब बताओ वेवलेंथ सबसे कम होती है रेड कलर की, तो अगर मैं बात ना, सॉरी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम। बोलो क्या होगा, सबसे मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे कम, क्या होगा, सबसे कम। तो बेटा ये प्रोसेस समझ में आया। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी कि डिस्पर्शन क्या होता है। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें व्हाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से पास होती है तो उसका 7 कलर में बटना डिस्पर्शन कहलाता है। और 3-4 क्वेश्चन ये हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम रेड की होती है बेटा, और मिनिमम वॉयलेट की होती है। मैक्सिमम डाइवेशन बेटा वॉयलेट का होता है और मिनिमम डाइवेशन किसका होता है, रेड का। जो और एक एक कोची रिलेशन है, क्या बेटा आपके पास है क्या, कोची रिलेशन। बोलो बेटा यहाँ तक सर डेविएशन क्या होता है, क्या कहते हैं बेटा, डेविएशन क्या होता है? डाइवेशन मुड़ना, कितने एंगल से मुड़ी बेटा, रे का मुड़ना, एंगल ऑफ डाइवेशन, रे का मुड़ना। देखो आगे अब हम बात करते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी 2 टर्म और आती हैं। देखो बेटा, और 2 टर्म क्या क्या आती हैं, एंगुलर डिस्पर्शन पहली टर्म आती है, और वो आती है बेटा आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन बेटा आपके पास क्या होता है, देखिए एंगुलर डिस्पर्शन होता है, इट इज produced by a prism, it is produced by a prism for a, इसको लिखो प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, कोमा लगा दो यहाँ पे, डिफरेंस इन एंगल ऑफ
डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। ये कहता है कि इट इज प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म के द्वारा पैदा किया जाता है, और डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर। तो देखो बेटा, यही तो चीज पड़ी है, ये प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट डाल दी, 7 कलर में बट गई, 1 2 3 4 5 6 7, विबगोर के नाम से लिखा है GYOR। तो एक्सट्रीम कलर कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर तो बेटा कौन सा है, रेड, और सबसे नीचे कौन सा है, वॉयलेट। इन दोनों के बीच जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल ऑफ डेविएशन का, कितने एंगल से दोनों मुड़े हैं, और उन दोनों का फिर डिफरेंस करोगे तो वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये कहता है कि इट इज प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर। दोनों एक्सट्रीम कलर में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उनका दोनों का डिफरेंस, जैसे रेड कलर मुड़ रहा हो 50 डिग्री से, वोयलेट मुड़ रहा हो 30 डिग्री से, अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। तो ये 20 क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। क्या कहलाएगा बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन। तो वी नो दैट, एक रिलेशन मैंने आपको बताई थी थिन प्रिज्म के लिए, ये μ-1 इंटू क्या होता है, ए। ठीक है, तो अगर एक बार बेटा मैं किसके लिए लेके चलूं, वोयलेट के लिए, तो वोयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट -1 इंटू ए लिखेंगे। अगर एक बार मैं लेके चलूं रेड के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 और इंटू क्या करोगे, ए। इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस करो। वोयलेट का डेविएशन क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा में से कम को घटाओ, वोयलेट माइनस रेड। इन दोनों को जो बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ए तो पहले ही कॉमन ले लो, तो μv -1, इसमें घटाओगे μr -1, लेकिन इस माइनस का ये +1 बन जाएगा, ये +1, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये फॉर्मूला आ जाएगा ए म्यू वोयलेट माइनस म्यू रेड। ठीक है, और डेल वी माइनस डेल आर की सिचुएशन दी आ जाए, ए म्यू वी माइनस का, फॉलो कर लोगे। तो ये क्या टर्म थी आपके पास कि इट इज प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, किसी प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या होगा, डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर, दोनों एक्सट्रीम कलर के एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस। तो एक्सट्रीम कलर क्या है बेटा, एक तो वोयलेट है, एक क्या है, रेड। तो इन दोनों का डेविएशन का डिफरेंस कर दिया, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर डिस्पर्शन। क्या लिखोगे आप, एंगुलर डिस्पर्शन। उतार ले बेटा इसको सभी बच्चे। थैंक यू बेटा मनोज। देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है, रब कर दो इसको बेटा। यस। देखो नेक्स्ट इसमें छोटी सी टर्म आती है डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट टर्म आती है डिस्पर्सिव पावर। ये होता है बेटा, इट इज ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं, ओमेगा रेशो एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन। ये रेशियो होता है बेटा
एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन। अगर बात करें डिस्पर्सिव पावर की, तो डिस्पर्सिव पावर होती है बेटा, इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन की अगर बात करूं, एंगुलर डिस्पर्शन की, तो एंगुलर डिस्पर्शन का अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, मीन डेविएशन का हमें पता था म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस का, ये फॉर्मूला आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर। इसका निकालोगे बेटा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का जो रेशियो होगा वो बेटा क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर कहलाएगा। ठीक है, इसको उतार ले बेटा और इसके मैथमेटिकल पार्ट को उतार सभी बच्चे। थैंक यू थैंक यू। सर रुकिए, हाँ बेटा आराम से उतार ले। देखो अब मैं इसके करवाता हूँ आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम, जो बड़े ध्यान से आपको देखने हैं। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसमें एक चैप्टर था, छोटा सी टर्म थी स्कैटरिंग, वो बेटा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, स्कैटरिंग आता, लेकिन अब वो जो आपका सिलेबस है जो 30% काटा है उसके अंदर कट चुका है, इसलिए मैंने आपको करवाया नहीं स्कैटरिंग। ठीक है, वो सिलेबस आपका कट चुका है। देखिए बेटा नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो मैं आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ बेटा, और बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें। इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ बेटा एक बार आपको। बेटा माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें। देखें बेटा क्वेश्चन आपके आप सामने आ चुका है। कहता है कि आपको बेटा कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल of a equilateral prism for which angle of minimum deviation is 60 डिग्री। आपको कहता है कि अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बेटा 60 डिग्री है। दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा। बेटा एक बार Yes. बताइए कि सभी बच्चों की प्रॉब्लम है या सिंगल बच्चे की प्रॉब्लम बेटा? दिखाई दे रही है सर। तो बेटा एक बार आप अपने दोबारा से ऑन कर लें, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें बेटा कैंपस प्रो में। ठीक है, अब दोबारा से आ जाए। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। प्रिज्म है बेटा इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। कई बार एंगल ऑफ प्रिज्म को ही बेटा दूसरे नाम से जानते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तो घबराना नहीं है। कई जगह आपको एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा मिलेगा या इसी का ही दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी नहीं घबराना आपको। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बेटा, तो आपको गिवन है मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन हुआ है 60 डिग्री। और मेरे बेटे यहाँ पे आपको निकालना है, तो वो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो वैल्यू बेटा आपको निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
तो कोई भी बेटा एक बार मेरे को बताएगा कि मैंने आपको प्रिज्म फॉर्मूला करवाया था और जिसके अंदर क्या करवाया था, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बेटा बटा 2 और साइन ए बटा 2, बोलो करवाया था। सिंपल सा आ जाएगा बेटा, साइन ए बोलो कितना है बेटा अपने पास 60, डेल्टा मिनिमम बेटा अपने पास कितना है 60, डिवाइडेड बाई बेटा कितना आ जाएगा 2, डिवाइड साइन ए की वैल्यू बेटा कितनी है 60, 60 बटा 2 कितना आ जाएगा 30। तो इसमें लिखोगे आप साइन 60 और 60 120 बटा 2, तो ऊपर बचेगा बेटा साइन 60, कितना बचेगा साइन 60। दूसरा आपके पास साइन 30, नीचे आपके पास आएगा साइन 30, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी। साइन 60 की अगर मैं बात करूं बेटा तो सभी को पता है अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2। साइन 30 की बात करूं बेटा तो सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 बटा 2, तो इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट 3 बटा 2, 2 बेटा ऊपर चला जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, बोलो कितना निकल के आएगा अंडर रूट 3। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकालना था इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए। तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास 60 आती, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू बेटा आपके पास 60 आती, म्यू आपको निकालना था तो म्यू की वैल्यू आपके पास ए प्लस साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 साइन ए बटा 2, ये वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? थैंक यू बेटा जतिन, थैंक यू। रब कर दो बेटा। यस सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। थैंक यू बेटा मुस्कान। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे अब। तो एक बार ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को सभी बच्चे और देखें। ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, जो गिवन है वो पहले लिख लें। इक्विलैटरल प्रिज्म से जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा बेटा 60 डिग्री। ये कहता है रे ऑफ लाइट पास थ्रू इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, तो ए की वैल्यू होगी 60, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसमें कंडीशन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। इसके बाद आप एक बात बताएं, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 लिखा था और एंगल ऑफ इमर्जेंट को बेटा क्या लिखा था I2। ये कहता कि सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। फिर कहा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट बेटा क्या था I2, वो 3/4 है किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा इसको जब मैं लिखूंगा 3/4 और एंगल ऑफ प्रिज्म मेरे बेटे कितना है 60, काट दो इसको 15 पे कट जाएगा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट कितने डिग्री का निकल के आएगा 45 डिग्री का। बोलो कितने का निकल के आएगा 45 डिग्री का। फिर देखें बेटा एक बार ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है, तो ग्लास प्रिज्म इक्विलैटरल तो एक ही वैल्यू 60। फिर कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है बेटा तो याद रखना
ये कंडीशन होती है डेल्टा मिनिमम की। किसकी होती है बेटा? डेल्टा मिनिमम की। सभी को पता है इस बात का। और I2 एंगल ऑफ इमर्जेंट है, वो कहता है कि 3/4 है। किसका 3/4 है? एंगल ऑफ प्रिज्म का। तो 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म है, 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म 60, 15 45। बोलो आ गया। और जब मिनिमम कंडीशन है मेरे बेटे यहाँ पे, तो मैं आसानी से आपके सामने कंडीशन लगा सकता हूँ। वो देखें कि आपने एक कंडीशन पढ़ी भी थी कि जब आप डेल्टा यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तो जब बेटा आप यहाँ से सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा। देखो, तो क्या कर सकते हैं बेटा आप? डेल्टा की वैल्यू एक तो आपने ऐसे निकालनी सीखी थी, I1 प्लस I2 माइनस का सीखी थी। और अगर डेल्टा मिनिमम की अगर बेटा बात करता हूं तो आपने पढ़ी थी 2i माइनस का ए। तो आपने तो कह रहे हो कि डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम बेटा कब होता है? जब I1 I2 किसके बराबर होता है? I। और ये इसने अगले नहीं दे रखा है कि I1 किसके बराबर है? I2। तो 100% किसके बराबर लिख लेंगे? I। तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा 2 I। I1 बराबर कितना बेटा? I2। और I2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी? 45। तो I की वैल्यू भी कितनी होगी? 45। माइनस A की वैल्यू कितनी बेटा? 60। 45 दूनी 90, 90 में से 60 गया तो कितना है बेटा? 30। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो निकल के आई बेटा, वो कितनी निकल के आई है आपके पास? 30 डिग्री। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालें, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला 30 डिग्री। आ गया? बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। बोलो बेटा। हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखो, दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म फॉर्मूला लगा लो, म्यू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 साइन ए बटा 2। क्या करोगे? साइन ए, ए बेटा 60, डेल्टा मिनिमम बेटा 30, 30 बटा 2 डिवाइडेड बाई साइन ए 60, 30। ए बटा 2 कितना आ जाएगा? साइन 30। देखो ये वैल्यू आ जाएगी 60, 30, 90, 90 बटा 2 45। नीचे बेटा आपके पास साइन 30, साइन 45 सभी को पता है 1/√2। और इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1। और ये काटने के बाद आ जाएगा √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आया बेटा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई? √2। बोलो कितनी निकल के आई? √2। बोलो बेटा, कर लोगे? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद कर लेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाएंगे। कर लोगे? तो ये आपके पास था बेटा, आपके पास सेकंड क्वेश्चन। बोलो बेटा, रफ कर दो इस क्वेश्चन को। बोले बेटा। सर रुक जाओ। हाँ, उतार लो बेटा आराम से। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अपने पास क्या आता है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आएगा बेटा। थैंक यू बेटा नताशा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, फिर देखें
हम क्या निकाल रहे हैं, क्या हमसे पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़े देखें। सबसे पहले क्या सिचुएशन आपसे पूछी गई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ इंसिडेंस। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब अगर एक रे ऑफ लाइट है बेटा इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ ए इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। अगर एक लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के ऊपर क्या करती है, आके टकराती है, लेकिन वो ग्लास प्रिज्म इक्विलैटरल है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बेटा 60 डिग्री। एक चीज तो यही। फिर इसके बाद कहता है प्रोड्यूस द अमर्जेंट रे, जो अमर्जेंट रे बाहर आने वाली रे, वो कहता है कि विच जस्ट ग्रेजिस, ग्रेजिस का मतलब होता है बेटा चलना, ठीक है, वो चलेगी अलोंग द एडजेसेंट फेस, उस फेस के साथ साथ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे दिया √2 और म्यू की वैल्यू मेरे बेटे दे दी यहाँ पे √2। मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, आप बिल्कुल डाउट में नहीं रहेंगे कि क्या पूछा और क्या निकालना है। ये बेटा प्रिज्म है। पहला काम रे ऑफ लाइट डालो, पहला काम रे ऑफ लाइट डाला। आप सभी को पता है अगर ये आप रे ऑफ लाइट डालोगे तो ऐसे आप नॉर्मल डालो। ए रे टू डेंसर का केस है तो आप ऐसे मुड़ेंगे, फिर आपका काम है नॉर्मल डालना, फिर आपने नॉर्मल डाला, फिर आप खुद कह रहे हो कि डेंसर टू रेयर आए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन यहाँ वर्ड पे आओ एक बार, जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें कहता है विच जस्ट ग्रेजिज अलोंग एडजेसेंट फेस। तो ए बी सी, पहले इंसिडेंट हुई है ए बी पे, फिर ये इंसिडेंट होगी ए सी पे, और इस फेस पे जैसे ही बाहर निकलेगी अमर्जेंट रे, तो कहता है कि वो चलेगी जस्ट ग्रेजिज अलोंग एडजेसेंट फेस, इसी के साथ चलेगी, इस फेस के साथ, ऐसे मुड़ेगी बेटा। बोलो कैसे मुड़ेगी, ऐसे। अब आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसने वर्ड कहा कि जस्ट ग्रेजिज अलोंग एडजेसेंट फेस, इसी फेस के साथ चलेगी, तो ये बाहर नहीं निकल रही बेटा, इसी फेस के साथ चलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब होता है जस्ट ग्रेजिज अलोंग फेस। अब आप आसानी से देखो, इस एंगल को क्या लिखता था मैं, I1। इस एंगल को सभी को पता है बेटा क्या लिखते थे, R1। इस एंगल को बेटा क्या लिखते थे, R2। और इस एंगल को वैसे हम लिखते थे क्या, I2। बोलो क्या लिखते थे, I2। लेकिन आपने कंडीशन पढ़ी थी TIR की कि अगर कोई रे डेंसर टू क्या जाती है बेटा, रेयर, तो पहला काम नॉर्मल, और वो सरफेस के अलोंग मुड़ जाती थी, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होता था, 90 का। बोलो बेटा ये बात सभी को समझ में आई? अगर कोई रे डेंसर टू रेयर गई, नॉर्मल डाला, और वो इसके अलोंग मुड़ गई, तो एंगल कितना लेते थे, 90, और इस एंगल को लेते थे बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या लेते थे, क्रिटिकल एंगल। बोलो लेते थे। तो वही चीज है, यही सरफेस के अलोंग चल पड़ी है, तो इसका मतलब 100% सरफेस के अलोंग चलेगी, तो कितना एंगल होगा ये, 90। बोलो कितना होगा, 100% कितने का एंगल होगा, 90। बोलो अगर ये बात किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो, और अंदर आपके पास डेंसर है और बाहर कैसा है, रेयर, तो ये कंडीशन भी कौन सी होगी, डेंसर टू रेयर। बोलो बेटा डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं मेरे को। आगे चलो बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का कैसे सोल्व करें। तो आपको किसी भी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है बेटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक बात देखें कि मैं अगर एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लूं, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक बार सेकंड फेज के लिए लगाता हूँ, एसी के लिए, तो स्नेल्स लॉ अगर मैं इसके लिए लगाऊं, तो एक बार बेटा मैं लिखूं साइन ऑफ R2 साइन ऑफ I2, लेकिन I2 की वैल्यू कितनी बेटा, 90। सभी को पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्पेस के लिए क्या है, R2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्पेस के लिए कितना, 90, तो R2 बटा 90।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार रेयर में जाएगी तो 1 और डेंसर से तो 1/μ। तो आप सभी को पता चल गया यहाँ पे वैल्यू कि अगर मैं यहाँ साइन 90 तो 1 हो गया, तो साइन ऑफ R2 बेटा किसके बराबर आए 1/μ के, बोलो है। और म्यू बोलो मेरे बेटे कितना दे रखा है 1/√2। तो बोलो R2 एंगल कितना आ जाएगा 45। बोलो कितना निकल के आया बेटा 45, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है बेटा 45 के ऊपर। कर लोगे? तो मैंने इस फेस के लिए, एसी फेस के लिए एक बार स्नेल्स लॉ लगाया है। एसी फेस के लिए क्या लगाया है स्नेल्स लॉ। अब एक बार अगर मैं यही ला AB फेस के लिए लगा लो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसके लिए मेरे को R1 की जरूरत पड़ेगी। तो R1 तो मैं निकाल सकता हूँ बेटा, कल आपको पढ़ाया था A की वैल्यू क्या होती है R1 प्लस R2। और बोलो बेटा A कितना है 60 और R1 मेरे को चाहिए और R2 बेटा कितना है 45। R2 की अगर वैल्यू देखूं तो मैं निकाल चुका हूं, तो R2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 45 और R1 की 60 माइनस 45 कितनी आ जाएगी बेटा 15 डिग्री। बोलो कितनी आएगी 15 डिग्री। अब I1 चाहिए तो स्नेल्स लॉ लगा दो पहले वाले सरफेस के लिए। साइन ऑफ I1 बेटा साइन ऑफ R1, तो R1 आ गया 15 बराबर म्यू, तो रे डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर, एयर से जाएगी तो 1 तो 1। तो ये वैल्यू अपने पास निकल के आया साइन ऑफ I1 म्यू की वैल्यू बेटा √2 साइन ऑफ 15 डिग्री। या तो आप एज इट इज छोड़ दो या ज्यादा करो तो क्या लिख दो I साइन इनवर्स √2 साइन 15 कितना जाएगा साइन 15। साइन 15 की वैल्यू गिवन मिले तो लिख दो, अदरवाइज कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या निकालना था बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पहला मेन स्टेप क्या था कि आपको ये पता चल गया कि ग्रेजिज अलोंग एडजेसेंट फेस, इस फेस के साथ चलेगी, तो बस I2 की वैल्यू बेटा 90 लेनी थी और I2 90, R2 अगर निकाल लेते तो स्नेल्स लॉ ही लगाते इस फेस के लिए, तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू निकल जाती। मेरे को I1 निकालना था स्नेल्स लॉ से, तो साइन I1/R1 करता, तो मेरे को फॉर्मूला पता था कि ये क्या होता R1 प्लस R2। ए मेरे पास ये रहा बेटा R1 बेटा मेरे को निकालना है और R2 मैंने निकाल दिया है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और आखिर में ये सॉल्यूशन मेरे पास है आ गया। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा, कर लोगे? थैंक यू बेटा अमन, थैंक यू। बोलो बेटा उतार लिया सभी ने? अरे बोले। Yes, sir. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ बेटा तो अपने पास क्या निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर में ऐसे, और जो माइंड को शार्प भी बनाते हैं, सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं। देखें आपके पास कह रहा है कि रे पी क्यू, कोई पी क्यू रे इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ ए प्रिज्म। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन नहीं था, मैं बना देता हूँ आपके सामने एक प्रिज्म, देखना बेटा। ये बेटा आपने एक प्रिज्म ले लिया, इसका नाम भी दे दो आप ABC। कोई रे है बेटा पी क्यू, जैसे जैसे स्टेटमेंट देते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग चले। पी क्यू रे इंसिडेंट होगी पी क्यू, तो पी क्यू रे इंसिडेंट होगी तो घबराने की बात ही नहीं है कि हमारा पहला काम नॉर्मल डालना है। जैसा डायग्राम मैंने आपको बनवा रखा है वो डायग्राम बेटा आपको बनाना है। तो ऐसे रे डाली तो पहला काम आपको नॉर्मल डालने का, ये ऐसे मुड़ गई, फिर बेटा आपका काम नॉर्मल डालने का,
और ये रे किसी भी तरीके से ऐसे बाहर आएगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्पेस के लिए n1, ये दूसरे फेस के लिए n2, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है। ये रे पी क्यू, ये रे है बेटा अपने पास पी क्यू, ठीक है। इस इंसिडेंट ऑन फेस ए बी फेस पे आके लगी है, अमर्ज फ्रॉम द फेस एसी, और कहता है बाहर निकलती है एसी फेस। तो मेरे बेटे बाहर निकली एसी फेस, और कहा कि सच दैट ए क्यू बराबर ए आर। तो ये बाहर निकली तो इस पॉइंट को आर मान लो। तो इसने डिस्टेंस दी है कि ए क्यू है वो किसके बराबर ए आर। ए क्यू मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक की, और ए आर मतलब बेटा यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस बराबर। पहला क्वेश्चन तो पूछा है ड्रा द रे डायग्राम ऑफ द प्रिज्म। बिल्कुल सिंपल है, बना दिया रे डायग्राम। अगर ये रे यहाँ नहीं मुड़ती तो ये सीधी चली जाती, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते और इसको बोल देते एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल देते एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो बन गया बेटा अपने पास रे डायग्राम। क्या बन गया अपने पास है रे डायग्राम। बोलो बेटा कर लोगे। सेम रे डायग्राम जो आपने बनाया है पहले। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये दे रखा है ए की वैल्यू 60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म √3। तो पूछा क्या है, डिटरमाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन, और दूसरा क्या निकालना एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो बेटा यही दो चीज हमसे पूछी है और हम बता सकते हैं यहाँ से। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे बेटा कि अपने पास इक्विलैटरल प्रिज्म है और आपसे कह रहा है कि ए क्यू है वो ए आर के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ एक बार बात बनाऊं, ये देखो ये पॉइंट बेटा थोड़ी देर के लिए मैं क्यू ले लेता हूँ क्यू, और ये पॉइंट बेटा थोड़ी देर के लिए मैं आर ले लेता हूँ, और यहाँ पे और ये लाइन है इसके बीच की ये वाली। तो आप बताओ ए क्यू ए आर के बराबर है तो कहीं ना कहीं ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ए क्यू और ए आर नियरली बराबर हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं ए क्यू और ए आर, तो ये बहुत कम मुड़ी होगी। क्या मुड़ी होगी, बहुत कम। क्योंकि अगर ये ज्यादा मुड़ती तो ये डायग्राम ऐसे बनता। अगर ये ज्यादा मुड़ती बेटा तो यही प्रिज्म अगर मैं दूसरा बनाऊं, ऐसे बनाऊं, तो अगर ये ज्यादा मुड़ती तो ऐसे मुड़ जाती। अब ये ए पॉइंट, ये क्यू पॉइंट और आर, तब क्या कभी ए क्यू ए आर के बराबर होते नहीं होते। तो ए क्यू ए आर के बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बेटा मिनिमम डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिनिमम। तभी तो ये सीधी निकल गई। अगर ये मिनिमम से मिनिमम डेविएशन है, इसी को इसने दूसरी भाषा में क्या लिख दिया यहाँ पे, ए क्यू बराबर ए आर। बोलो बेटा समझ में आई कि नहीं आई। अरे कर लोगे यहाँ तक, बोले बेटा। यस सर। अब देखो ए क्यू बराबर ए आर का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो मैंने आपको बता रखा है मिनिमम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन आपको पता है कि आर अगर निकालना पड़ता है आर तो ए बटा 2। बोलो बताया था बेटा, क्योंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है ए निकालने का फॉर्मूला होता है R1 + R2, लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं। तो R जमा R कितना हो जाएगा 2R, 2R बराबर A, तो R की वैल्यू निकालूंगा A बटा 2। तो A अपने पास 60 बटा 2 कितना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, ये वैल्यू। तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए बेटा मैं मान लो अपने पास I1, और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं R1, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हमें पता है कि अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो I1 I2 बराबर R होगा, R1 बराबर R2, I1 I2 बराबर सॉरी I होगा। I1 I2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो किसके बराबर होगी I, और R1 R2 बराबर क्या होगा R। ये कंडीशन पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल दो। साइन ऑफ I1 R1 किसके बराबर होगा मिनिमम डेविएशन में R,
आर की वैल्यू बेटा कितनी है 30 साइन 30। म्यू बोलो √3 कितना √3। अब देखो ये वैल्यू जब आप यहां निकालेंगे साइन आई की वैल्यू तो साइन आई 1 लिख लो चाहे आई लिख लो आपकी मर्जी है। अंडर साइन 30 इधर जाएगा 1/2 तो √3/2 और √3/2 बोलो किसके ऊपर होती है बेटा 60 डिग्री। बोलो कितने ऊपर होती है 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला क्वेश्चन निकाल दिया आपने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 100% कितना होगा 60 डिग्री। फिर देख लें ए गिवन था म्यू गिवन था तो मिनिमम डेविएशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था ये क्या बराबर है यार। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमने आर निकाल लिया 1/2 क्योंकि दोनों कंडीशन मिनिमम डेविएशन की होती हैं ठीक है। और सीधा हमने पहले वाले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दिया साइन ऑफ I1 बटा साइन ऑफ R1। तो I1 हमें निकालना था R1 मिनिमम डेविएशन के लिए R के बराबर था साइन 30। तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा यहाँ से साइन 60। बोलो कर लोगे। अब क्या पूछा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो एक तो फॉर्मूला ये होता था I1 + I2 माइनस का ये और मिनिमम डेविएशन है तो I1 I2 दोनों बराबर हैं तो लिख दो यहीं से ही I1 की वैल्यू कितनी 60 दोनों बराबर हैं तो 60 + 60 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60। तो याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना निकल के आ गया 60। बोलो कितना निकल के आया 60। बिल्कुल सिंपल सा है बस आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए कि कहाँ क्या यूज होगा। बोलो बेटा कर लोगे इसको आ जाएगा। यस सर। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आपके प्रिज्म के ऊपर और आपको प्रैक्टिस करनी है। डिस्पर्सन का चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। मंडे को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपकी क्लास नहीं होगी शायद इस टाइम टेबल में आप चेक कर लेना ठीक है। और फिर हम ट्यूसडे को अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें और होमवर्क मेरे पास जरूर बैठें। थैंक यू।